नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएसआर के अध्याय 4 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने अध्याय 1 से अध्याय 3 तक का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें हमने नियम संख्या 1 से नियम संख्या 23 तक को जाना था। आइए आज हम पढ़ते हैं नियम संख्या 24 से। तो नियम संख्या 24 आपको क्या बताता है कि नवीन नियुक्ति पर वेतन इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो नवीन नियुक्ति पे पहली बात तो निर्धारण हर एक जो जो भी वैकेंसी है उस पर सरकार एक राशि एक अनुमोदित करती है, वही मिलता है आपको। और ये राशि किस प्रकार से मिलती है आपको पता ही है कि आप अब मैट्रिक्स 7वें वेतन आयोग से मैट्रिक्स पे का निर्माण हो चुका है, यानी अब मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स चलती है। तो उस मैट्रिक्स में हर एक आप जो भी वैकेंसी है उसका एक लेवल निर्धारित है। उस लेवल के आधार पर मैट्रिक्स में एक पूरा आपके सेल बने हुए हैं कि किस प्रकार से राशि का आपको भुगतान किया जाता है। परंतु आपको पता ही है कि प्रोबेशन के अंदर एक फिक्स राशि मिलती है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष का आपका जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मैट्रिक्स में आपका जो प्रथम सेल है, ठीक है, पे मैट्रिक प्रथम सेल पे नियुक्त किया जाएगा। पर बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जहां पर वो अपना प्रोबेशन पूरा कर चुके होते हैं तथा अब वो मतलब हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया और हायर पोस्ट में सेलेक्ट होने पर अगर जब वो पुरानी पोस्ट पर प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो हायर पोस्ट पर जब भी वो जाते हैं तो वो अपनी पुरानी सेवा का ना वेतन ले सकते हैं अगर वो अधिक हो नवीन सेवा के फिक्स्ड पे से। तो ऐसा करने पर उनको क्या होता है कि ये नियम 26 के अनुसार, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो नियम 26 के अनुसार वो अपनी पुरानी सेवा का पेमेंट ले सकते हैं और उस पेमेंट पे आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण काल आदि में वेतन, अगर सीधी सी बात है आप किसी प्रशिक्षण पर जाते हैं, किसी भी चाहे प्रोबेशन में भी क्यों ना हो आप प्रशिक्षण पर जाएंगे और उस अवधि को अगर कर्तव्य माना गया, कर्तव्य के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में 7th 8th के अंदर पढ़ा था, रूल नंबर 7 का 8 वाला जो पार्ट था उसमें कर्तव्य के बारे में हमने अच्छे से जाना था। तो अगर उसमें कर्तव्य में माना गया है उसे तो हम उसका पेमेंट जरूर मिलेगा। पर इसमें कंडीशन ये दे दी है कि क्या, कि पहली बात तो कि आपका जो प्रशिक्षण काल है वो 120 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 120 दिन से अधिक होगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल लग जाते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रशिक्षण के लिए अंदर आपको क्षतिपूर्ति भत्ते टीएडीए जरूर मिलेंगे। और प्रशिक्षण करते हुए जुड़ा है तो विशेष वेतन के संबंधित हो, यानी कि अगर बहुत सारे प्रशिक्षण में सरकार एक विशिष्ट वेतन भी देती है पर उसके लिए अलग से ऑर्डर निकाले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया दूं कि एनएसएस ऑफिसर्स होते हैं तो वो जब जब प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उनको एक अलग प्रकार का विशेष वेतन भी दिया जाता है, ठीक है। ये एक आपको जानकारी के लिए, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। ओके। पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान वेतन, यानी कि एपीओ, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप जानकारी में रखिएगा कि क्या बोला जाता है इसे, ठीक है। ओके कि अगर कार्मिक है को 7 8 बी और थर्ड के अकॉर्डिंग उसको एपीओ रखा गया है तब उसका वेतन उतना ही मिलेगा, ठीक। भले वो पोस्टिंग का उसका अभी आदेश नहीं मिले उसको, पर उसको वेतन पूरा मिलेगा जो उसको पहले की कंडीशन में मिल रहा था जब वो पोस्टिंग पर था, ठीक है। किस किस कंडीशन में, कि वो किसी ऐसे अवकाश पर गया हुआ हो, ठीक है, जिससे वो लौटने में बहुत सारे होते हैं ना कहीं लंबे अवकाश, उससे जब लौटेगा तो उसको एक ऑर्डर का वेट करना पड़ता है वापिस ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। डेप्यूटेशन पे हो तो वापिस अपनी पुरानी सेवा पर आया हो तब उसको अपना एपीओ रखा जाता है। विदेश में ट्रेनिंग हो गई या फिर नियुक्तिकर्ता अधिकारी के निर्देश पर पुराने पद का चार्ज देने पर हो गया बात, ठीक है। किसी और पद पर स्थानांतरण हो गया उसका और उसको वहां के अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अभी ऐसा वर्तमान में कॉलेज शिक्षा में हो गया था कि स्थानांतरण के ऑर्डर निकल गए थे परंतु तुरंत ही वापस कैंसिल हो गए थे, तो वहां जो जो लीव होके गए थे उन्हें अगले प्रिंसिपल ने ज्वाइन नहीं कराया था। ऐसी कंडीशन में भी एपीओ रखा जा सकता है, परंतु इसका क्लियरेंस जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत बार उसके डिमोशन से बचाने के लिए भी उसको ईपीओ कर दिया जाता है कर्मचारी को, ठीक है। अगर मान लो कोई कर्मचारी किसी जगह पर काम कर रहा है, किसी पोस्ट पर, मान लो वो प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर काम कर रहा है और वो पद ही हटा दिया गया, तब उसको उस पद पे बने रहने के लिए या उसको डिमोशन से बचाने के लिए भी एपीओ की कंडीशन होती है, ठीक है। तो एपीओ का हमेशा मतलब गलत नहीं होता कि यार एपीओ कर दिया एपीओ कर दिया, इस तरह से आप ना समझें, ठीक है। पर ये जो कंडीशंस है ये एपीओ की ऊपर वाली कंडीशन जो मैंने बताई उससे भिन्न है। ये जो कंडीशन है कि एक तो अगर आपको निर्वाचन आयोग द्वारा एपीओ किया गया है तो वो ऊपर वाली सीमाओं से भिन्न है,
ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा कि चुनाव का मामला बहुत खराब होता है। चुनाव में आदमी का सीधा काम सस्पेंड वाला होता है। जैसे चुनाव में हर एक काम, जो भी अधिकारी चुनाव के लिए काम करता है वो बहुत बारीकी से काम करता है। आपको पता ही है, सभी शिक्षक गण वगैरह, दूसरे साथियों को, जेईएन वगैरह सब साथियों को चुनाव के दौरान सभी को आचार संहिता का पालन करवाना होता है, जो जो भी अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं उस समय। ठीक है, तो इस समय का एपीओ का कंडीशन ऊपर वाली सीमाओं से भिन्न है। ठीक है, और ये एपीओ की श्रेणी से ये भी बाहर रखा गया, अगर मान लो कोई चीज किसी पर आचरण सेवा नियम या सीसीए नियम की कार्यवाही की गई है, ठीक है, ये भी ऊपर की एपीओ से अलग है। ठीक है, और आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी एपीओ के ऑर्डर 30 दिन से ज्यादा तक किसी को एपीओ भी रखना अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। ठीक है, क्या प्रैक्टिस के मतलब मैं बात करूं आपसे कि अगर आप राजस्थान सेवा आप कर रहे हैं और ये चीज सेवा आचरण के विरुद्ध है कि किसी को आप ज्वाइनिंग होने से रोक रहे हैं, तो ऐसे मामलों का संज्ञान सीधा मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाता है। ओके, परिवीक्षा पूर्ण करने पर लेवल पे मैट्रिक्स में वेतन नियतन, कि कोई प्रोबेशन पूरा कर ले तो उसका किस प्रकार से वेतन का निर्धारण या फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो जो मैंने आपको पहले बताया था जब शुरू शुरू में कि नियम 26 के तहत वो पुराना वेतन ले सकता है, यानी कि कोई पहले से सरकारी सेवा में है और वो दूसरी बड़ी सेवा के लिए चयन होता है, तो पुरानी सेवा का जो वेतन है अगर वह अधिक है तो ले सकता है, मतलब विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। और इसमें आपको जो है वार्षिक वेतन वृद्धि भी जरूर देय होती है। ठीक है, इसमें आपको वार्षिक वेतन वृद्धि देय है ना। बाकी प्रोबेशन में आपको एक फिक्स पे मिलता है, जो भी कोई नवीन, अगर जैसे नई नई ज्वाइनिंग हुई किसी भी व्यक्ति की तो 2 साल तक उसको फिक्स पे मिलता है, परंतु अगर कोई पुरानी सेवा से नई सेवा में जा रहा है तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। ठीक है, और जैसे उसका प्रोबेशन खत्म होता है, वो प्रथम सेल में नियुक्त किया था, ये बात तो अपन कर ही चुके हैं। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो नया नया ज्वाइन हुआ है कोई भी व्यक्ति, तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड है ना, उस भैया उस प्रोबेशन पीरियड को कभी भी वार्षिक वेतन वृद्धि में नहीं गिना जाता। यानी आपने 2 साल प्रोबेशन कर लिया ना, तो प्रोबेशन करने के बाद आपको पहले सेल में नियुक्त किया जाएगा। आपका जो भी निर्धारित लेवल है मैट्रिक्स पे में, उसके अंदर आपको पहले सेल में नियुक्त किया जाएगा, है ना। इसमें आप ऐसा नहीं कि 2 बढ़ाकर ले लो, 2 साल प्रोबेशन था तो तीसरे सेल में मुझे नियुक्त करो, ऐसा नहीं होता। ये नियम 26 बोलता है। ओके, महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन जो होता है यूजीसी पे स्केल के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, ये पे स्केल, ये मैंने भले 1/9/1976 लिखा है, पर ये समय समय पे बदलती रही है, ऐसे कोई बात नहीं है। पर इनका थोड़ा सा गणित अलग है महाविद्यालय शिक्षकों का। ठीक है, इनके लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है। यानी कि यूजीसी तय करता है कि एक महाविद्यालय शिक्षक को, यूनिवर्सिटी शिक्षक को कितनी राशि मिलनी चाहिए, मासिक भुगतान उसका कितना होना चाहिए। ओके, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण। ठीक है, यानी कि आपको पदोन्नति का सीधा सीधा हिसाब है। मैं आपको चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहली बात तो ठीक है कि आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे क्या, कि आपको मान लो आपकी जो सैलरी है अभी में 21,000 रुपए है। ठीक है, बेसिक, आप लेवल 4 में है और आपकी 21,000 रुपए बेसिक सैलरी है। तो जब भी आपकी उस लेवल से एक वेतन वृद्धि दी जाएगी जिस लेवल से पदोन्नति हुई है, यानी कि लेवल 4 से पदोन्नति हुई है ना, एक वेतन वृद्धि कितनी होगी, 21,600 रुपए। ठीक है, अब 21,600 से वो लेवल 5 में जाएगा, और लेवल 5 पे जाएगा तो लेवल 5 में उसको कितनी मिलेगी, नवीन सेल में समान वेतन सेल उपलब्ध नहीं है तो उसे उच्चतर सेल में रखा जाएगा। यानी 21,000 पे आप थे, एक वेतन वृद्धि आपको यहाँ से दे दी गई है, यानी 21,600 हो गई है। और जैसे आप लेवल 5 में जाएंगे और लेवल 5 में आपको 21,600 के बराबर कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 21,600 जैसे ही कोई बड़ा है सेल वो आपको मिल जाएगा, यानी कि 22,000 पे आपको फिक्स किया जाएगा। 22,000 पे आपका नवीन फिक्सेशन होगा। ये पूरी डिटेल मैंने आपके इस तरफ भी ये चीज लिखी हुई है, आप चाहे तो आराम से पोज करके उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक वेतन नियतन के मामले में एक अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि बहुत बार इस आधार पर भी प्रमोशन किया जाता है, तो इसको आप ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई विशेष नहीं है। बाकी परिवीक्षा के दौरान भुगतान, जो कि हमारे सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम सब इसमें बड़ा ध्यान देंगे
कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आदमी प्रोबेशन पीरियड में है, ठीक है, तब उसको एक फिक्स राशि दी जाती है, किसी भी प्रकार का वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं है। सेकंड चीज कि यदि सेवा नियम में एक आपके डेट लिखी हुई है कि 2 साल बाद इसका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, इस व्यक्ति का, फलाने व्यक्ति का 2 साल का प्रोबेशन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, और मान लो कि उस विभाग में कोई विभागीय परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। बहुत सारे विभाग विभागीय परीक्षाओं का आयोजन भी करते हैं कि क्या इसने प्रोबेशन सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है। सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं किया है तो एक परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें वो विफल रहा है ना। पर बहुत सारे विभाग इस तरह की कोई परीक्षाओं का आयोजन नहीं होता। विभागीय परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने के कारण उपयुक्तता का आकलन पूरा नहीं होने पर, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि 2 साल हो गए कंप्लीट, इसको सेवा में कोई विभागीय परीक्षा नहीं हुई है, अतः इसका प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, ऐसा मान लिया जाता है, और उसको मैट्रिक्स पेमेंट प्रारंभिक दर पर वेतन निकासी की अनुमति दी जाती है। अच्छा, किसी कारणवश मतलब उसका सेवा संतोषप्रद प्राप्त नहीं होती है, और परीक्षा सेवा संतोषप्रद प्राप्त नहीं होने पर परीक्षा परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाए जाने पर उसकी वेतन वृद्धि भी उतने ही समय आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी जो भी सेवा में आएंगे वो इस तरह का कोई गलत आचरण ना करें, किसी को ये चीज ना झेलनी पड़े, क्योंकि वेतन का जब वित्तीय नुकसान होता है वो हर आदमी को दुखता है। ओके, परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावशाली स्थायीकरण की आज्ञा जारी होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि जो सामान्य रूप से देय होती है वो मिल जाएगी। चलो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे ही, ठीक है। ओके, प्रोबेशन के अंडर में जो भी कर्मचारी है, अगर उसका स्थायीकरण का ऑर्डर नहीं आया है फिर भी उसको वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा सकती है। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नियम 27B है ना। बहुत बार अभी जैसे कई सारे टीचर्स का फिक्सेशन हुआ था जो बीकानेर से, उनके ऑर्डर नहीं आए थे, है ना। फिक्सेशन के ऑर्डर आने में 3-3 4-4 5-5 महीने विलंब भी हो जाता है, तो उस आधार पर भी वेतन वृद्धि उसकी फिक्स की जा सकती है, नियत की जा सकती है नियम 27B के आधार पर, कि जो सक्षम प्राधिकारी उससे ऊपर का प्रिंसिपल है ना, वो ये सर्टिफिकेट दे दे कि मुझे इसके प्रोबेशन पीरियड के अंदर इसके जो उपयुक्त सेवा आचरण जो होता है उसके खिलाफ कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उसको कोई लेटर नहीं दिया है, इसने कोई इस तरह का कृत्य नहीं किया है कि सेवा का उसका असंतुष्ट व्यवहार हो, ऐसा प्रमाण पत्र देकर उसके आधार पर उसकी वेतन वृद्धि की जा सकती है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोबेशन काल ये मैं पहले बता चुका हूँ, नियम 27C बोलता है कि 27 जो ए और बी लागू नहीं होते हैं उन, है ना, पहली बात तो प्रोबेशनर्स पर, उन पर कि परिवीक्षा काल को, है ना, वार्षिक वेतन वृद्धि में नहीं गिना जाएगा, है ना, कि जो आपने 2 साल प्रोबेशन निकाले हैं इसको वार्षिक वेतन वृद्धि में नहीं गिनेंगे, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब आया कि सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की देयता। वैसे तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि हर वर्ष 3% की बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट होता है, बेसिक सैलरी में 3% का आपको इजाफा मिलेगा, और जब तक मतलब इसको वैसे सामान्यतः दे ही देते हैं, किसी की भी रोकते नहीं है, पर फिर भी किसी किसी कर्मचारी के अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकने का अगर कोई ऑर्डर निकाल दिया गया है तो उस केस में उसको होल्ड किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म किया जाता, मैं कह रहा हूँ होल्ड किया जाता है। खत्म करने की कंडीशंस कुछ और है, उसको भी हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, हो गया दक्षता अवरोध पार करना। ठीक है, सामान्यतः राजकीय सेवा में आजकल ये इस तरह के प्रावधानों को हटा दिया गया है, फिर भी कुछ सेवाओं में है, उनके बारे में भी अभी मैं आपको ब्रीफ बता दूंगा। बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है कि जिसमें आपको एक दक्षता अवरोध पार करना पड़ेगा, यानी कि आप एलडीसी हो तो एलडीसी से यूडीसी बनने के लिए आपको फिक्स कोई प्रशिक्षण करने पड़ेंगे, या फिर आपको कोई एजुकेशन लेनी पड़ेगी इस तरह का। ठीक है, बाकी आपको पता ही कि 9, 18, 27 के है उसमें वेतन वृद्धि मिली जाती है आपको। बाकी फिर भी मैं, जैसा कि मैं खुद कॉलेज प्रोफेसर हूं तो मुझे उसी आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। तो हमारे कैडर के अंदर आपको PB4 तभी मिलेगा जब आपकी पीएचडी नहीं होगी, यानी एक दक्षता हो गई वो भी। ठीक है, तो अलग अलग फिर कैडर में अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या है ना। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, नियम 30 कहता है दक्षता अवरोध के बारे में। ओके, वार्षिक वेतन वृद्धियों से सेवा काल की गणना, ये गणना किस प्रकार से करेंगे वार्षिक वेतन वृद्धियों के लिए। पहली बात तो कि उस पद पर या उसके समान पद पर की गई समस्त सेवा अवधि, चाहे वह नियुक्ति स्थायी हो या कार्यवाहक,
ठीक है। यानी कि वो सारी एक तरह से ये पूरी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक तरह से ड्यूटी वाला पार्ट ही है। ठीक है, जो मैंने सेवंथ का रूल नंबर 7 का 8 बताया था आपको, ड्यूटी क्या क्या होती है, उसी तरह का ये भी है। ठीक है, कि आपको जो वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि में आपको गणना करनी है, वो इस प्रकार से होगी कि आपने चाहे चुनाव आयोग के लिए काम किया हो, चाहे आपने किसी और प्रकार का काम किया हो, और आपदा वाले कार्य में काम किया हो, उस सब सारे काम ड्यूटी में गिन ले जाते हैं, यानी वार्षिक वृद्धि के अंदर सेवा की गणना की जाएगी। ठीक है, असाधारण अवकाश को छोड़कर जितने भी अवकाश हैं, आप चाहे सीएल पे हो, चाहे पीएल पे हो, चाहे डीएल पे हो, चाहे किसी भी प्रकार की लीव पर हो, वो सारे वेतन वृद्धि में गिने जाएंगे। और असाधारण अवकाश के अंदर भी अगर आपने मेडिकल बेसिस पर छुट्टी ली है, कि मैं क्रिटिकल बीमार था या कुछ कुछ भी विशेष कारण रहा हो जिससे आप चिकित्सा आधार पर आप छुट्टी पर रहे हो, तो भी उसको भी आपके अंदर गणना कर ली जाएगी। और वो भी 30 दिन का कुछ पीरियड होता है, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी बोल देते हैं। ठीक है, पर असाधारण अवकाश भी अब सरकार अगर आपके वैसा देती नहीं है किसी को भी, कि असाधारण अवकाश पर भी सरकार एक विशेष आदेश देके आपको वेतन वृद्धि के लिए मतलब गिनवा सकती है उस समय को। सरकार पावरफुल है, कुछ भी कर सकती है ना। तो आपको, आप गए हो असाधारण अवकाश पर, आपका आधार भी चिकित्सा वाला नहीं है, और फिर भी सरकार चाहे तो आपको वेतन वृद्धि में गिन सकती है उस पीरियड को, कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्य ग्रहण काल अवधि, यानी आप एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो बीच का जो पीरियड है वो भी बिल्कुल गिना जाएगा, आपकी सेवा का टाइम है। आप सेवा के बाहर की गई, एकल पद पर की गई, चाहे वही चुनाव आयोग, ऐसी कई तरह की चीजें होती है। ठीक है, हड़ताल, हड़ताल ऐसी नहीं है आप कभी झंडे लेके बैठ जाओ। हड़ताल माने एक परिभाषा है हड़ताल की भी, संवैधानिक परिभाषा है हड़ताल। हड़ताल एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, तो अगर सरकार की विशिष्ट आज्ञा होने पर उस अवधि को, जितने समय तक हड़ताल रही है, आपकी सेवा में गिना जा सकता है ना। पर विशिष्ट आज्ञा होनी जरूरी है, उसके अलावा तो आपकी सेवा की वो कटौती हो जाएगी उतनी, है ना। भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर, विदेशिक सेवा पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अपरिपक्व वेतन वृद्धियों की स्वीकृति, ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा उदाहरण नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, कि कोई आदमी मतलब उसकी सेवा का जो फिक्स टाइम है उसके बाद ही उसको एक तरह का वेतनमान में उसकी वृद्धि होगी, समय मान में वृद्धि होगी, पर उससे पहले भी उसको वेतन वृद्धि दी जा सकती है ना। पर इस प्रकार की सेवाओं से या इस प्रकार के उदाहरणों से बचना चाहिए व्यक्ति को, कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, नियम 32 कहता है कि एक प्राधिकारी जो किसी विशिष्ट वेतनमान के एक संवर्ग में पदों का सृजन करने की शक्ति रखता है, वही उस वेतनमान में राज्य कर्मचारी को अग्रिम या अपरिपक्व वेतन वृद्धि स्वीकृत कर सकता है। यानी कि मैं कहूँ कि आपकी 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होनी थी, वो आदमी 1 फरवरी को ही कर दे, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, जो इस तरह का ऑर्डर निकाले, सबसे पहली बात, वो खुद भी प्राधिकारी का निर्धारण करने के लिए अधिकतम पैमाने का ध्यान रखो, पहली बात तो। दूसरा बात ये कि समय से पहले वेतन वृद्धि देना सामान्य सिद्धांत या वेतनमान के विपरीत है, और ऐसी वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय उन विशेष परिस्थितियों के जो किसी अधिकारी को व्यक्तिगत वेतन देने को उचित ठहराती हो। यानी प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर कारण होना चाहिए। फिर भी ऐसी चीजों से अधिकारी गणों लोगों को बचना चाहिए। निम्न स्तर या निम्न पद पर स्थानांतरण किए जाने पर वेतन नियतन की स्वीकृति, यानी किसी को आपने दंड रूप में, किसी भी अधिकारी ने किसी भी कर्मचारी को दंड रूप में अगर निम्न ग्रेड पर या उसका डिमोशन कर दिया है, ठीक है, उसका वेतन नियतन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में नियम 33 आपको जानकारी देता है। ठीक है, पहली बात तो आप ऐसा कार्य मत करो कुछ भी कि आपको इस प्रकार का दंड भोगना पड़े। ठीक है, अब जो पद या श्रेणी कम होने जो क्या क्या कारण होते हैं, या पर भावी वेतन वृद्धि, यानी कि कोई डिमोशन में है, आपने किसी की सेवा में उसकी वेतन वृद्धि रोक रखी है, या क्या क्या कैसे रोक रखी है, इसके बारे में नियम 34 है, इसमें प्रावधान, जिसके अंदर 2 प्रावधान है। ठीक है, पहली बात तो कि यदि एक कर्मचारी को उसका कोई भी अधिकारी है समय मान में दंड के रूप में कम कर देता है, या है ना, तो पहली बात तो ऐसी आज्ञा जो भी देता है सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, मैं आपको एक केस भी है जिसके बारे में मैं जानता हूँ जिसमें ऐसा किया गया था ना, उसमें भी अगर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा उसके बारे में भी। तो पहली बात तो एक वो प्राधिकारी आपका उसको लिखना पड़ेगा क्या, कि जो ये ऑर्डर है कब से प्रभावी होगा, भविष्य में वेतन वृद्धि इसकी स्थगित रहेगी या नहीं रहेगी, और रहेगी तो किस सीमा तक। यानी मैं आपके अन्य शब्दों में आपको ये बताऊं, तो कोई भी अगर प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी की अगर दंड रूप में उसको डिमोशन करता है और उसकी वेतन वृद्धि रोकता है, तो उसको ऑर्डर में क्या क्या लिखना है, नियम 34 बताता है, उसको ऑर्डर में लिखना है उस दिनांक जिससे वह आज्ञा प्रभावी होगी,
वह समय माह जिसमें वह आज्ञा प्रभावी होगी, यानी कब से, पहले तो उस दिनांक से और कितने समय तक, और वेतनमान के किसी स्तर पर दिए जाने वाले वेतन का लोगो, इस समय में, इतने समय में उसको इतने रुपए राशि भी उसको उल्लेख करनी पड़ेगी, और साथ ही उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो भी समय है इसके मतलब डिमोशन का, इसमें उसको जो वार्षिक वेतन वृद्धि है उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो वह समय इसमें मेंशन करना पड़ेगा उसको, कितने समय तक नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी व्यक्ति का जो वेतनमान है उसको हमेशा यानी अनिश्चित काल या स्थायी रूप से देना नियम के अनुकूल नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति का बुरा क्यों करो। ठीक है, कि मतलब आपने, एक तो आप अधिकारी हो और आपने अगले आदमी का डिमोशन भी कर दिया और उसको आपने उसका वेतनमान की जो वृद्धि वो भी रोक दी, आपने मान संचय रूप से रोक दी, तो ये भी एक गलत चीज है, नियम के अनुकूल नहीं है। ठीक है ना। ओके, यही है, ये उसी का दो प्रावधान है, मैंने कहा था पदावनति के अंदर भावी वेतन वृद्धि के। दूसरा प्रावधान यह है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी को दंड के उपाय के रूप में वेतनमान में पद अवनत किया गया है, तो कमी का आदेश देने वाला प्राधिकारी उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जिसके लिए कमी प्रभावी होगी, ये बात होगी। लेकिन जहां अवधि निर्दिष्ट है, जहां जहां अवधि निर्दिष्ट है, वहां प्राधिकारी यह भी बताएगा कि क्या बहाली पर कमी की अवधि भविष्य में वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए काम करेगी या नहीं, तो यदि हाँ तो किस हद तक। वही बात है ना जो पिछली बार बताई थी मैंने, कि भैया अगर आपने उसकी डिमोशन किया है, पैसे कम किए हैं, और साथ ही उसकी उस अवधि में उसका वेतन वृद्धि भी रोक सकते हो, अधिकार है, रोक सकता है। ऐसा काम आप भी ना करें, अधिकारी भी ना करे, ना कर्मचारी करे कि उसको ये झेलना पड़े। आगे बढ़ते हैं। पद अवनति की अवधि के बाद कर्मचारी के वेतन का क्या होगा। भाई हाँ भाई, किसी का डिमोशन हो गया, अब क्या करना है। तो पहली बात तो, यदि पद अवनति के आदेश में अंकित हो, अगर उसने पहले अधिकारी ने पूरा क्लियर लिख रखा है आपको कि ये चीज है, ठीक है, कि यदि पदावनति के आदेश में अंकित हो कि पदावनति का समय भावी वेतन वृद्धि को नहीं रोकेगा, तो कर्मचारी को वह वेतन मिल जाए जैसे उसका टाइम खत्म हुआ, दंड का टाइम खत्म हुआ, उसको वही वेतन मिल जाएगा जो साधारण रूप से प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है, वहां वो पहुंच जाएगा। और अगर यदि आज्ञा में ये लिख दिया है कि इतने फलाने समय तक अगर ये इसकी जो है कि वेतन वृद्धि जो है रोकूंगा मैं, तो कोई अधिकारी अभी अड़ गया तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका सीधा सा ये कर सकते हैं। पहली बात तो चलो इसकी बात कर लेते हैं कि अगर आदेश में लिखा हुआ है कि ये इसकी दंड अवधि है और दंड अवधि में इतने समय का इसका वेतन वृद्धि के लिए है ना रोक स्थगन रहेगा, ठीक है, तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी दंड के खत्म होने के बाद, पर जिस पीरियड के लिए उसको स्थगन रखा है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है ना। तो नियम उपयुक्त, ये देखो यहाँ मैंने लिखा है कि उपयुक्त एक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, मगर उसमें वेतन वृद्धि के लिए स्थगित की गई अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा, वही वाली बात है। ठीक है, और पदावनति के आदेश की अपील या पुनरावलोकन किया जाता है नियम 34A के तहत। सीधी सी बात है, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है और कुछ भी नहीं करना, उसके उच्च अधिकारी के पास सिंपल एप्लीकेशन पहुंचाओ कि भैया ये मेरा जो गलत तरीके से मुझे दंड मिला है, तो उस पर जो भी कमेटी बैठेगी, जो भी कार्यवाही होगी, उसके बारे में नियम 34A आपको अधिकार देता है। नियम 35, 36 और 37 कार्यवाहक नियुक्तियों के वेतन के संबंध में है। अध्याय 6 के प्रावधान में इसको हम पढ़ेंगे कि भाई कार्यवाहक, बहुत बार हमने देखा कि अधिकारियों की कमी तो है ही राजस्थान सरकार में, है ना, कि आप किस पद पर हैं, उस विभाग का मुखिया ही मतलब आपको अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि खाली पड़ा है, तो कोई ना कोई कार्यवाहक उस व्यक्ति को उस पद को संभालता है रूप में, तो उसका भी वेतन नियतन के बारे में कुछ प्रावधान है। ठीक है, वैसे तो लगभग फिक्स ही रहते हैं, बढ़ा के नहीं रहते हैं, फिर भी नियम 35, 36, 37 जो कि अध्याय 6 के प्रावधानों पर संचालित, तो जब हम अध्याय 6 पढ़ेंगे आने वाले समय में तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, ओके, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अगर प्रशिक्षण में गया हुआ है तो कार्यवाहक पदोन्नति का भी नियम है, जो नियम 38 है, वो कहता है कि सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा सरकार ऐसे कर्मचारी के स्थान पर कार्यवाहक पदोन्नति अनुमत कर सकती है जिसे भारत में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पूरा करने के लिए भेजा गया हो, तो उस प्रशिक्षण नियम को 7-8B के अर्थ अगर कर्तव्य माना गया है। ठीक है, मतलब कोई आदमी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अगर किसी प्रशिक्षण पर गया हुआ है तो पद तो खाली रहेगा नहीं, तो किसी को भी पदोन्नत करके कार्यवाहक तौर पर वहां बिठा सकती है। ऐसा करने से सरकार को यह फायदा होता है, यहाँ सरकार के निर्देश है कि वेतन देने के लिए नए पद का सृजन नहीं करना होगा, ये सरकार को यह फायदा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थायी पद का वेतन, नियम संख्या 40 और 41। ठीक है,
पहली बात तो जो अस्थायी पद है उसका सृजन जब भी करेंगे तो ऐसा ही व्यक्ति उसको भरेगा जो पहले से सरकारी सेवा में नहीं हो। ठीक है, पहले से सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, वो तो उसका उस पर बैठ सकता है। ठीक है, यानी इस प्रकार की पोस्ट जो होती है संविदा कर्मी वगैरह, है ना, तो वो इस नियम 44-40 और भी प्रावधान है, पर नियम 40 और 41 के तहत मूलतः उनका सृजन किया जाता है उन पदों का। ठीक है, और वेतन निर्धारण के लिए निम्न 2 सिद्धांत है। ठीक है, पहला कि संपादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति एवं उत्तरदायित्व उसके आधार पर, और दूसरा कि एक स्तर के सरकारी कर्मचारियों का वेतन वर्तमान वेतन जो उस पद पर चयन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये 2-3 है, जब भी कमेटी बैठेगी उन पदों के निर्माण के लिए तो वो इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए उसका वेतन निर्धारित करेगी। यहाँ पे अब हमारा अध्याय 4 खत्म हो चुका है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।